आ गया आंसर। अब देखो इधर सभी लोग देखो, दिया है चित्र में वृत्त का केंद्र वो है जिसकी ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं बिंदु ई पर काटती हैं। यदि सी बराबर 4 सेमी तथा ई डी बराबर 2 सेमी तो ए ई इंटू ई बी का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र में दिया है ये दो जीवाएं हैं ए बी और क्या है सी डी है। ठीक है, एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती हैं और वृत्त का केंद्र कहाँ दिया है, ओ दिया है। ठीक है, अब हमको किसका मान निकालना है, जो पहले दिया है उसको देख लो। यहाँ से दिया है कि सी ई का मान दिया है कितना, 4 सेमी। ठीक है, और ई डी का मान कितना दिया है, 2 सेमी। हमको ज्ञात क्या करना है कि ए ई गुणे ई बी कितना होगा। तो जब भी किसी वृत्त में, यहाँ दिया है ना, हम साइड से अलग से बनाकर दिखा रहे हैं कि अगर जब भी कहीं वृत्त में दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, दो जीवाएं मान लेते हैं कि अगर ये ए और बी है और ये सी और डी है, ठीक है, और कोई बिंदु ई पर काटे, उसका केंद्र क्या हो, कहीं और हो। ठीक है, यानी मान लेते हैं केंद्र ओ है। तो इसके लिए दो जीवाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो क्या होता है, इसके लिए जो जीवाएं होता है जिस बिंदु पर कटता है, यानी कि ये ई पर कटा है तो ये हो जाएगा ए ई गुणे ई बी बराबर, ये क्या होगा, अब यहाँ से सी ई गुणे ई डी के क्या होगा, बराबर होगा। ये फार्मूला होता है, कहीं भी कोई भी वृत्त आए और जब भी दो जीवाएं प्रतिच्छेदित करेंगी तो जिस बिंदु पर करती है उस बिंदु से दोनों जीवाओं के गुणनफल का क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से दिया क्या है सवाल में, इसी तरह देखो ये ई पर प्रतिच्छेदित कर रहा है तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ए ई इंटू ई बी होगा, और ये हो जाएगा सी ई इंटू डी ई, डी को चाहे ई डी को, तो सेम वैसे ही हो गया। तो आगे अब इसको जो मान दिया वहाँ से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी का मान इसी का तो निकालना है, तो ये हो जाएगा ए ई इंटू ई बी, और सी का मान कितना है 4 और ई डी का मान कितना है 2 सेमी, तो ये 4 दूना 8 किसमें आ जाएगा, सेमी में। ठीक है, यानी कि ए ई इंटू ई बी का मान कितना हो गया 8 सेमी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ से क्या रहेगा, ए ई रहेगा ना, ए ई का मान पूछा है ना, ए ई का मान तो ये हो जाएगा 8 सेमी, इसी का मान पूछा है 8 सेमी हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि ऐसे सवाल आए तो तुम लोगों से हो जाएगा। देखो ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। अब एक और सवाल है, देखते हैं, एक सवाल और है, कोसेक 42 अंश बट्टे सेक 48 अंश। यहीं देख लेते हैं दूसरा सवाल इसका, क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया है क्या कि कोसेक 42 अंश बट्टे सेक 48 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करना है तो कितना होगा, बताओ, पढ़े हो ना, अंशाल्व है ये, समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या जाएगा, कोसेक है तो हमको इसको लिख सकते हैं क्या, हाँ, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोसेक, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 48। ठीक है, अब बटे अब नीचे वाला चेंज नहीं करेंगे तो सेक हो जाएगा कितना 48। अब ये देखो कोसेक 90 माइनस 48 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 42, तो फिर कोसेक क्या हो जाएगा 42 ही होगा, और नीचे का यही। अगर चेंज करना है तो कि तो इसे चेंज करो नहीं तो ऊपर वाला, दोनों में कोई एक ही चेंज किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये पढ़े हो ना कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सेक 48 अंश, अब बट्टे क्या हो जाएगा सेक 48 अंश। ठीक है, तो ये सेक से सेक के 48 से ये कट गया तो कितना आ गया 1, यानी कि इसका मान क्या आ गया 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो उतार लो, ये जल्दी उतारो। देखो अगला सवाल दिया है क्या, तीसरा ग, कि चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ पी क्यू बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेमी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, यानी केवल हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये चतुर्थांश है, यानी ये कितना अंश का होगा
90 अंश का होगा। और एक चीज़ दिया है OA कितना दिया है 20 सेमी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है 20 सेमी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। चूँकि एक चीज़ देखो दिया है क्वेश्चन में कि OPBQ के अंदर खींचा गया चतुर्थांश, ठीक है, यानी OPBQ के अंदर एक वर्ग खींचा गया OABC। देखो OABC ये क्या है वर्ग है, तो ये वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, तो इसका मतलब ये भी कितना ना 20 सेमी होगा कि नहीं होगा। ये भी यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 20 सेमी, और ये भी कितना 20 सेमी होगा। तो हमको केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो हम इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दें, ठीक है, और उसमें से ये वर्ग वाला का क्षेत्रफल क्या कर दे घटा दे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ऐसे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश, ऐसे लिखेंगे ना, चतुर्थांश दिया है ना, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग, वर्ग क्या दिया OABC का क्षेत्रफल, बस। तो अब चतुर्थांश का किसी भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब 1/4, डायरेक्ट 1/4 रख कर निकालो, और नहीं तो क्या होता है एक फार्मूला क्या पड़ेगा हो कि पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, तो थीटा के जगह पर 90 जब रखते हैं तो वही क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो इसलिए कभी भी चतुर्थांश शब्द जहाँ है वहाँ क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट थीटा के जगह पर 90 न रखकर डायरेक्ट हम रख दे 1/4 पाई r स्क्वायर, r क्या है त्रिज्या है, ठीक है, और यहाँ से माइनस ये क्या हो जाएगा वर्ग OAB का, तो भुजा का वर्ग कोई भी भुजा का हो जाएगा तो भुजा का क्या कर देंगे वर्ग कर देते हैं, तो ये जाएगा 1/4, और पाई का मान कितना होगा 22/7, और r अब देखो त्रिज्या, तो त्रिज्या बताओ कहाँ से यहाँ से निकलेगा, क्योंकि त्रिज्या देखो क्या हो जाएगा, त्रिज्या की तो OP होगा और नहीं तो OQ होगा और नहीं तो OB होगा, बात समझ आया। तो अगर यहाँ से हमको त्रिज्या चाहिए तो सबसे पहले कि चतुर्थांश का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या अगर निकालना है तो वर्ग का विकर्ण, यही होगा ना, वर्ग का विकर्ण, क्योंकि वर्ग का विकर्ण यानी यहाँ से यहाँ तक अगर ले जाएं तो ये क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा, यानी OB क्या कहलाएगा त्रिज्या, यानी त्रिज्या OB, तो यानी OB बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा, होता है कि नहीं होता है, और भुजा कितना दिया है 20, तो यहाँ 20 यानी फाइनली निकल जाएगा 20√2 सेमी, बात समझ आया, यानी त्रिज्या निकल गया। तो अब त्रिज्या के जगह पर क्या रख दे 20√2 सेमी का वर्ग माइनस, अब यहाँ वर्ग का, तो वर्ग की भुजा कितनी है 20 सेमी, तो 20 का वर्ग, ठीक है, नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये देखो पहले ये 1/4 गुणे 22/7 गुणे ये 20 वर्ग है ना, तो वर्ग 20 पर भी आएगा, तो 20 से यहाँ 400 हो जाएगा, और गुणे और √2 पर होगा तो केवल 2, और ये 20 से यहाँ 400, ठीक है। तो ये 4 से काटो 100 बार में कट जाएगा ना, अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो आगे देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22/7 गुणे 100 गुणे 2 है ना, 100 गुणे 2 माइनस 400, अब यहाँ से 100 दूना 200 और 22 दूना 44 हो जाएगा ना, बट्टे 7 माइनस 400 घटा दो 7 चौको 28, यानी 4400 में से कितना हो जाएगा 2800 घटाओगे अब बट्टे 7, तो घटाओ कितना हो जाएगा 12 4 16 16 बचेगा, देख लेना 12 हाँ 16 बट्टे 7, चाहो तो इसे भाग कर दो या यहीं पर क्या कर दो आंसर लिख दो, किस में आएगा आंसर सेमी स्क्वायर में, क्यों क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उतारो अब जल्दी से। देखो अगला घ सवाल दिया कि एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रायिकता आप देख लो, आगे आप दूसरे टाइप का सवाल, तो पासे होता है ना, जो पासा खेलते हो लूडो खेलते हो लूडो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पासे। पासे में कौ गो फल के होती हैं 6 गो, 6 गो होता है ना, ये
उस पर कितना से कितना तक 1 से लेकर 6 तक अंकित रहता है। यानी कि अगर किसी पासे पर अगर अंकित अंकों को देखा जाए, यानी कि पासे पर अंकित अंक कितना हो जाएगा, एक रहता है, 2 3 4 5 6, जीरो भी रहता है? नहीं, जीरो नहीं रहता है, 1 2 3 4 5 6 यही रहता है। ठीक है, सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा क्या है कि अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन कौन है, एक 2 है, एक 3 है और 5 है। और कोई अभाज्य संख्या है? नहीं। अभाज्य संख्या जानते ही हो किसे कहते हैं। तो पूछा है तो प्रायिकता अभाज्य संख्या, तो डायरेक्ट यहाँ से लिखो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, है ना। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, मतलब जो हमारे पक्ष में है, ठीक है, अब बट्टे कुल। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पक्ष में है, तो पक्ष में कितना है, 1 2 3 गो संख्या है। ठीक है, तो हो जाएगा 3, अब बट्टे कुल कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना, तो बट्टे 6, यही प्रायिकता होता है, जो हमारे फेवर में हो और बट्टे कुल। तो इसका मतलब 3 का नाम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 आंसर हो जाएगा क्या। किसी अगर पासे को फेंकें, अगर एक बार उछालें, ठीक है, तो अभाज्य संख्या आने की संभावना क्या रहती है, आधा रहता है, मतलब आधा चांस, कि मतलब कि 1/2 रहता है कि हाँ अभाज्य संख्या ही आए, या नहीं तो और इसको छोड़कर और कुछ संख्या आ जाए, बस। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया ये। अगला सवाल देख लो। हाँ पूछ, अगला सवाल देखो को दिया है कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया है, x² 2bx माइनस है बराबर 0 को हल कीजिए, है ना, को हल कीजिए। दिखाई दे रहा है, x² + 2bx - a² - b² = 0 को हल कीजिए। तो इसमें कोई भी विधि लगा सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी, जितना विधि जानते हो द्विघात समीकरण हल करने को वो लगा सकते हो। यहाँ कोई ये नहीं किया कि इस विधि से हल करो चाहे उस विधि से हल करो, तुम्हारी मर्जी, जो भी विधि जानते हो उससे हल कर सकते हो। और हल कर कर क्या निकालोगे, x का मान ही, तो देखो कैसे हल करेंगे। वैसे तो इसको ना सबसे आसान बनाने के लिए श्रीधराचार्य ही नियम निकाल लो, लगा लो, ठीक है, और आसान हो जाएगा। तो इसकी तुलना करा के इससे कराते हैं, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, x² मिल रहा है, तो यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर कितना ना, और b बराबर खाली 2 आएगा ना, और x मिल रहा है, तो ये देखो यहाँ स्मॉल b है ना, तो इसको कैपिटल मान सकते हो, नहीं तो a मिल जाएगा। बात समझ आया, तो इसको कैपिटल C मान लो। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल A बराबर क्या हो जाएगा 1, और कैपिटल B बराबर कितना 2b, और कैपिटल C बराबर क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह सहित लिखते हैं ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हमको x का मान निकालना है, तो x बराबर श्रीधराचार्य नियम से क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - का 4ac/2a। ठीक है, तो माइनस b का मान कितना ना 2b, प्लस माइनस अंडर रूट में b का मान कितना ना 2b का स्क्वायर माइनस 4a, का मतलब 1 और c का मतलब कितना ना माइनस का a² माइनस का b²। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2a, का मतलब 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b और प्लस माइनस अंडर रूट में यही b 4 हो जाएगा ना, हाँ बोलो 4b² माइनस माइनस ये प्लस 4a² माइनस का b² बट्टे में 2 हो जाएगा। आगे देखो इसके, ये हो जाएगा माइनस का 2b प्लस माइनस अंडर रूट में ये 4b² माइनस प्लस है ना, प्लस, अब ये 4 से गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 4a² माइनस का 4b² होगा, 4b² बट्टे में 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b प्लस माइनस अंडर रूट में, ये देखो 4b से 4b कैंसिल, तो बचा कितना 4a²
बटे 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, माइनस का 2b प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 और एक ए स्क्वायर का ये और बट्टे में 2। तो चूंकि द्विघात समीकरण है तो एक्स का मान 2 को निकलेगा, तो एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला, तो एक्स बराबर माइनस का 2b प्लस का 2a बट्टे में 2 और एक बार क्या लेंगे माइनस वाला, तो 2b माइनस का 2a बट्टे में 2। ठीक है, तो आगे यहाँ से देखोगे तो क्या कॉमन दिखाई रहे, 2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, माइनस बी प्लस का ए बट्टे 2 और यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा कितना, माइनस का बी और माइनस का ए बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x का मान फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, x का मान आया है, चाहो तो सीधा लिख लो a माइनस बी, ए को आ गया और ए के x का मान कितना है, माइनस का a प्लस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस हल हो गया। सवाल दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेमी तथा 60 सेमी है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पढ़े भी हो क्षेत्रफलों में और परिमाप में क्या संबंध होता है, फिर क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफलों में और उसके भुजाओं में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो पहले एक बार और जान लो, अगर मान लो कोई दो त्रिभुज अगर क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है। ठीक है, पहले मान लेते हैं कि ए बी सी पी क्यू आर, अगर ये दो त्रिभुज हैं और ये दोनों क्या है, समरूप हैं, ये त्रिभुज अगर समरूप है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप में हम पूछ रहे हैं, तो परिमाप में क्या होगा, अनुपात में। भुजा में क्या होता है बताओ, भुजा में क्या होगा, भुजा का अगर संबंध निकालेंगे तो यानी कि ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, यही होता है ना, और ऐसे ही ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग बराबर ऐसे ही क्या हो जाएगा, बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग। मतलब इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी अगर दो त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ आया, तो सेम वही कंडीशन होता है कि परिमापों के भी वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। अगर तुमसे पूछे तो इसको लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज ए पी क्यू आर का परिमाप का वर्ग। बात समझ आया, ये हो जाता है, ये संबंध होता है। अगर तुमको कहीं अगर समरूप त्रिभुज कह दे तब, अगर ये समरूप नहीं होगा तो ये नहीं लगेगा। समझ आ रहा है, जब समरूप होगा तब भी लगेगा। तो सवाल में क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 तथा 60 सेमी है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो बताओ, एकदम आसानी से हो जाएगा ना क्षेत्रफलों का अनुपात। तो डायरेक्ट यहीं से अगर देख लें हम, ये तो मान लो ये फार्मूला अलग से, हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिखेंगे कि क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, उनके परिमापों के वर्ग के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो परिमाप कितना है, 1 का 40, तो क्षेत्रफल का मतलब का अनुपात का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज है उसका अनुपात, क्योंकि दो से अधिक रहेगा तभी निकल पाएगा, अकेले तो अनुपात निकलेगा नहीं। तो मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से देखें अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 का वर्ग अनुपात में कि अगर अनुपात के मतलब क्या होता है, बट्टे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60 का वर्ग, ये होगा। तो ये हो जाएगा 40 बट्टा 60 है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्यों, और ये हो जाएगा दोनों का वर्ग, 0 से 0 20 से काट दो ना, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, तो कितना आ जाएगा 2/3 का वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 तिरिका 9, यानी फाइनली अनुपात कितना आ गया, 4 संबंध 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारो फटाक से। तो अगला सवाल दिया कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P बराबर P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो तुम लोग को बताया ना, दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना है, अगर मान लो दो बिंदु कौन कौन है, P और Q। ठीक है, मतलब कि अगर एक बिंदु यहाँ क्या आ जाए, P आ जाए, और यहाँ क्या आ जाए, Q आ जाए। ठीक, P और
क्यू आ जाए। और पी का निर्देशांक दिया है 2, -3 और क्यू का निर्देशांक 10, वाई। अगर ऐसे और इसके बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक है। तो पूछा क्या है कि वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या लिखवाए थे, अगर दूरी बराबर बोलो अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। देखो ये फार्मूला x2 माइनस x1 का भी वर्ग लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का भी वर्ग लिख सकते हैं। इसलिए मान में फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि इसका वर्ग होता है, अगर माइनस में भी आएगा तो वर्ग होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो दूरी कितना दिया है 10। और देखो ये जो पहला होता है ये क्या होता है x1, ये y1, ये कितना होता है x2, ये होता है y2। बात समझ आया। ऐसे और रहता तो y3 भी बन जाता। तो अब यहाँ से x1 का मान कितना 2 और माइनस x2 का मान कितना 10 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस y1 का मान कितना -3 और y2 का मान कितना y का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों पक्षों का। अब यहाँ से आसानी से क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग और ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये घटा लोगे तो कितना आ जाएगा -8 का वर्ग। अरे इतना 60 काट मत चलो। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ग। ठीक है, अब ये 10 दहा में कितना हो जाएगा 100 और ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ये हो जाएगा -8 का वर्ग और प्लस -3 माइनस वाई का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे देखें हम तो ये हो जाएगा 100 और बराबर ये 8 8 64 प्लस का बन जाएगा और प्लस का -3 माइनस का वाई स्क्वायर। अब इसमें से ऐसे भी होंगे कि इसको तोड़ दो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, पता चलो और लंबा हो जाएगा, आएगा तो आंसर लेकिन लंबा हो जाएगा। तो उससे आसान क्या है कि 64 को इधर लेते आओ, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64, तो 3 माइनस वाई का क्या हो जाएगा 1। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 और ये -3 और माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे तो दिक्कत होगा ना, द्विघात में बनेगा फिर वही आएगा। तो इससे अच्छा ये वर्ग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 36, ये -3 माइनस का वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से 6 का क्या आ जाएगा, तो 36 का 6 और बराबर ये हो जाएगा -3 और माइनस का वाई। देखो ये अंडर रूट में है तो ये क्या आ जाता है प्लस माइनस में आ जाता है ना 6। ठीक है, तो अब इधर से आ जाएगा तो ये प्लस माइनस 6, ये माइनस का है तो प्लस का क्या आ जाएगा 3, ये माइनस का वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस को एक तरफ लेकर आओगे इधर, ठीक है, दोनों को माइनस को एक तरफ इधर लेकर आओगे, अच्छा दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दो, तो जब माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस वाला क्या बन जाएगा प्लस। ये सबसे अच्छा कि एक बार प्लस का ले लो, एक बार क्या ले लो माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से एक बार प्लस का लेंगे तो ये 6 और प्लस का 3 बराबर माइनस का वाई, तो ये 6 3 9 यानी माइनस का वाई, यानी कि -9 वाई बराबर हो जाएगा। एक बार क्या ले ले माइनस वाला ले लो, तो माइनस का 6 प्लस का 3 बराबर माइनस का वाई, तो 3 में से 6 निकल रहा है तो माइनस का 3 बराबर माइनस का वाई, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी वाई बराबर कितना 3। तो फाइनली क्या लिख देंगे, अतः वाई बराबर एक को आ जाएगा 3 मान और एक आ जाएगा कितना -9, यानी दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, यानी कि वाई का मान पूछा है तो 3 और -9। ठीक है, समझ आया। देखो अगला सवाल दिया है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेख हैं। ठीक है, क्या पूछा है संरेख है, 3 बिंदु पूछा है तो 2 तरीका बताए हैं। ठीक है, दोनों तरीका में से कोई भी एक तरीका निकाल सकते हो। अगर 3 बिंदु संरेख है तो मतलब अगर 3 बिंदु है तो क्या होगा, एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी एग्जाम्पल में ऐसे समझते हैं कि अगर ये A B C, ठीक है, तो अब कह रहा है कि ये तीनों क्या है संरेख हैं, मतलब कि ये जो AB है वो भी BC पर और AC है वो भी किस पर इसी पर आ जाए, मतलब कि AB पर ही तीनों के आ जाए, यानी एक के ऊपर एक आ जाए तो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। तो अगर मान लो कि ये भी भुजा है, यानी ये AC वाला आ गया इसी पर, ये भी आ गया इसी पर, तो मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो मतलब अगर जहाँ भी संरेख का है
तो खट से क्या निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। ठीक है, जब क्षेत्रफल 0 के बराबर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो संरेख हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो दो बिंदुओं के बीच का समीकरण निकाल लो। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, और तीसरा बिंदु क्या कर दो, उसी पर रख दो। ठीक है, मतलब कि उसी पर क्या होगा, वो रहेगा तभी ना। अगर दो रेखाओं के बीच से जा रहा है तो उसका समीकरण निकालो, तीसरा रेखा का समीकरण को उसी पर, बिंदु को क्या करो, उसी पर रख दो, तो क्या आ जाएगा, उसे संतुष्ट करेगा तभी संरेख होगा। तो दोनों में से कोई भी विधि निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ निकालेंगे क्या, त्रिभुज वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज वाला से लेकर चलते हैं। देखो, तो 3 बिंदु दिया है, तो मान लेंगे कि एक बिंदु क्या दिया, ए दिया है XY, और बी कितना दिया है, 1 और 2, और सी कितना दिया है, 7, 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर तुम देखो तो इसको ऐसे कर लो, इसको मान लो x1 के मतलब x, y1 के मतलब y, x2 के मतलब 1, और y2 के मतलब 2, और x3 के मतलब 7, और y3 के मतलब 0। ठीक है, अब किसी त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल निकाले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, x1। जब x1 होता है तो मतलब y में y1 नहीं होना चाहिए, तो मतलब क्या आएगा, y2 माइनस y3। बोलो, ठीक है। अब x1 के बाद से कितना, x2। अब x2 के बाद से क्या आएगा, y3 माइनस y1, और प्लस x2 के बाद से x3। तो x3 आया तो मतलब y3 नहीं रहना चाहिए, तो मतलब क्या होगा, y1 माइनस y2। देखो ये फार्मूला भी कितना आसान है। ठीक है, अब चूंकि क्या है, जब संरेख हो, ठीक है, उसमें क्या कहा है, संरेख है, बिंदु क्या है, संरेख है, तब क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब संरेख हो तब, तो इसका मतलब इसके जगह पर क्या रख देंगे, 0, और बराबर 1/2, और x1 का मान कितना ना, x, और y2 का मान कितना ना, 2, और y3 का मान कितना ना, 0, प्लस x2 का मान कितना है, 1, और y3 का मान 0, और y1 का मान कितना है, y, और प्लस x3 का मान कितना है, 7, और y1 का मान कितना, y, और y2 का मान कितना, 2। ठीक, अब 1/2 ये गुणा है ना, इधर आएगा तो भाग में, मतलब कि 0/1/2 होगा, और ये कितना हो जाएगा, x, और ये घटाओगे तो आएगा 2, आएगा ना, और प्लस ये 1, ये घटाओगे तो आएगा माइनस का y, और ये प्लस का 7 अगुड़े y माइनस 2। बोलो, होगा। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दोगे तो उसका मान कितना ना, 0, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस y, अब प्लस का ये गुणा कराओ तो 7y माइनस का 14 होगा। तो अब यहाँ से देखो आगे, यहाँ से कि 2x ऐसे ही रहने दो, ये मान लो 0 है तो इसको 2x ऐसे ही रहने दो, और देखो 7 को में से 1 y निकल रहा है तो कितना बचेगा, 6y। तो यहाँ लिख दो 6y, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 14, बराबर तो इधर है 0। इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 6y माइनस का 14 बराबर 0। इस सब में से 2 कॉमन ले लो तो बचेगा x प्लस 3y माइनस का 7 बराबर 0। तो ये गुणा है ना, तो इधर जाएगा तो बट्टे में, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 3y माइनस का 7 इक्वल टू 0। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूछा भी है ना कि x और y में क्या संबंध है, तो x और y में क्या है, यही संबंध है। ठीक है, तो ये उतार लो। तो अगला सवाल क्या दिया है कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, जहाँ a क्या है, 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे सवाल पढ़े भी हो, और हमारे ख्याल से आंसर भी आ गया है। ठीक है, तो अब देखो sin 3a है, ठीक है, तो ये न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम है। न्यून कोण का मतलब 90 से कम, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि cos, पहले सवाल को क्या कर लो, उतार लो जो दिया है, sin 3a बराबर क्या हो जाएगा, cos a माइनस 26 है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin, और अच्छा cos हो जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि cos में चेंज कर देखो कि तो इसको चेंज कर लो, और नहीं तो इसको ही, नहीं कि दोनों को चेंज कर दो, तो फिर सवाल ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
काश, हम बोल रहे हैं चेंज करना, फिर साइन लिख रहे हैं। इसका मतलब काश ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3 है, क्योंकि न्यून कोण है 3 है। और ये फिर क्या हो जाएगा, काश a माइनस 26 अंश। ठीक है, तो अब देखो काश से काश कैंसिल, तो यानी 90 माइनस 3 है बराबर a माइनस 26 अंश। ठीक, तो अब देखो 3 ये माइनस का उधर लेकर जाओ, इसको इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 90, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 26, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये प्लस 3 है। ठीक, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 116, और ये कितना 4 है, तो अब 4 से भाग कर दो, 4 दूना 8, 3 4 9 36, यानी 29 बराबर ए। यानी इसी को ए बराबर पूछा है ना, ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए बराबर कितना 29 अंश, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो दिया है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेमी स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, गोले का पहले तो जो दिया वक्र पृष्ठ दिया है ना, मतलब कि एरिया क्षेत्रफल, यानी कि गोले का दिया क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ कितना 36 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है कि गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले जो दिया है वहीं से लेकर चलो ना, गोले का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर कितना 36 पाई सेमी स्क्वायर, और गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, जहाँ आर क्या है त्रिज्या है गोले का, तो ये हो जाएगा 36 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 9 36, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना 9, तो आर बराबर रूट में कितना 9, यानी आर बराबर कितना 3 सेमी, यानी त्रिज्या कितना आ गया 3 सेमी। तो गोले का आयतन, यानी गोले का आयतन वॉल्यूम v बराबर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, तो ये हो जाएगा 4/3, अब पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यू होगा, तो ये हो जाएगा 4/3, और ये जाएगा 22/7 गुणे 3 गुणे 1 3 से 1 3, तो ये कट गया, और कुछ कटने पिटने वाला है नहीं, 22 चौको कितना 88, और 3 3 9/7, गुणा कर लो, 9 8 72 कर दो, 9 8 72, 72 और 7 79 होगा, सही है ना, और बट्टे 7, चाहो तो भाग कर दो 7 से, 7 का नम 7, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा फिर 7 का नम 7, कितना बचा 2, 7 3 21 पॉइंट 3, 7 का नम 7, फिर 3 7 चौको 28, बस इतना ही रहने दो, यानी कि फाइनली आयतन कितना हो जाएगा 113.1 सेमी क्यू में आएगा ना, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। गलत नहीं ना हुआ है कहीं, चलो उतार लो।